Hello students. So today we are going to discuss about the last topic of your syllabus is heredity. हेरिडिटी होती क्या है? तो ऐसे तो हमने जब रिप्रोडक्शन को समझा था या उस पर डिस्कस किया था तब हमने हेरिडिटी की कुछ एक चीज़ों को जाना था. अब हेरिडिटी इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, मतलब कि किसी भी कैरेक्टर का हमारे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना इनहेरिटेंस कहलाता है. मतलब कि हमारे जितने भी स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं या हमारा जो फेशियल फीचर्स हैं, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है या हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ये सभी हमें कहीं ना कहीं कहाँ से मिला है? हमें हमारी पेडिग्री से मिला है. अब वो पेडिग्री किसी भी तरीके की हो सकती है, या तो हम हमारी मैटरनल पेडिग्री को फॉलो कर सकते हैं या फिर हम हमारी पैटर्नल पेडिग्री को फॉलो कर सकते हैं. अब हेरिडिटी का मतलब क्या है? मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जा रहे थे, मतलब कि इनहेरिटेंस, तो इस इनहेरिटेंस के होने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कह देते हैं? हेरिडिटी बोल देते हैं. जैसे किन्हीं भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना कहलाएगा इनहेरिटेंस. प्रोसेस इज नोन एज इनहेरिटेंस. और जो कैरेक्टर आपका ट्रांसमिट हुआ है उसे बोलेंगे हेरिडिटी. ठीक है, तो ये क्या है? अब यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझेंगे. सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म इज इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब होता है कि द प्रोसेस by which characters are transmitted from one generation to another. मतलब कि किसी भी एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस. तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट इज हेरिडिटी. ठीक है, तो हेरिडिटी के लिए बेसिक यूनिट क्या है? इनहेरिटेंस है. या फिर हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी से होने वाली क्या होंगी? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन. तो अगेन हाइब्रिडाइजेशन आपकी वो प्रोसेस हो जाएगी जिसकी वजह से किन्हीं कैरेक्टर्स का क्या हुआ है? हेरिडिटरी हुई है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिटेंस प्रोसेस की मदद से. तो उससे बनने वाली जो नई वैरायटी होगी या फिर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे तो वो कहलाएंगे हाइब्रिडाइजेशन. जैसे अगर मैं मार्केट में आपको भेजूं और कहूं कि जाकर के टोमेटो लेकर के आइए या पोटैटो लेकर के आइए, तो आप वहां पर जाकर के देखेंगे कि पोटैटो की सिर्फ एक वैरायटी नहीं है बल्कि आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैरायटी देखने को मिलेंगी. या फिर मैं कहूँ कि जाकर के अभी सीजनल मैंगो लेकर के आइए तो मैंगो में भी आप देखेंगे कि मार्केट में बहुत सारी वैरायटीज प्रेजेंट है. अब उनमें से कुछ इंडियन भी है और कुछ आपकी एक्सपोर्टेड भी है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन. मतलब कि वैरायटी ऑफ द मैंगो या वैरायटी ऑफ द पोटैटो. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कि वैरायटीज ऑफ एन इंडिविजुअल. या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल. किसी भी अगर इंडिविजुअल के हम टाइप्स को देखना चाह रहे हैं या फिर उसकी वैरायटीज को देखना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे. मतलब कि इतने सारे अलग अलग टाइप है. फॉर एग्जांपल अगर हम जीन के बिहाफ पर बात करें, क्योंकि इनहेरिटेंस के लिए आपकी जो बेसिक यूनिट होती है वो कहलाती है आपकी जीन. तो जीन्स की मदद से ही क्या होती है? इनहेरिटेंस होता है. तो इनहेरिटेंस के लिए जो जीन रिक्वायर्ड है, अब जीन क्या है? जीन आपके पेयर्स में पाए जाते हैं. तो जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर. ये आपको मेंडल ने कहा था कि मेंडल ने जीन की जगह पर एक टर्म यूज किया था, दैट वाज फैक्टर. उन्होंने कहा था कि किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं
वो किसी एक फैक्टर की वजह से होती हैं। अब क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाई थी, तो उन्होंने फैक्टर को इसका रीज़न माना कि किसी फैक्टर की वजह से ऐसा होता होगा। और उसके बाद में फिर आगे चल के रीडिस्कवरी हुई आपके मेंडेलियन वर्क की, जो कि 3 साइंटिस्ट ने की थी, कार्ल कॉरेंस, डी वेरिस एंड ट्रेसोमार्क। इन तीनों ने रिकंसिडर किया था मेंडल के वर्क को, या फिर हम कह सकते हैं रीडिस्कवरी हुई थी मेंडेलियन वर्क की। तो उन्होंने उन्हीं फैक्टर्स को बाद में टर्म दिया जीन। जब ये जीन का पता चला तो मेंडल पहले ही बोल के गए थे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हमें किसमें मिलेंगे, पेयर्स में देखने को मिलेंगी। एंड रिप्रेजेंटेशन भी मेंडल ने बताई अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान में, जो कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेकर के 1863 तक। उन्होंने 7 इयर्स का ये लार्ज एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट कहें या कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन की उन्होंने गार्डन पी के ऊपर, पाइजम सेटाइवम के ऊपर, और उन्होंने वहां से 2 टर्म्स को बताया। उन्होंने कहा कि जब जब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब जब मैं गार्डन पी की क्रॉपिंग कर रहा हूँ या फिर गार्डनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ अलग अलग डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं और कुछ मुझे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसे उन्होंने ट्रेट्स कहा। ट्रेट्स आर द ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स या ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एनी कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर के जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेट्स बोलेंगे। क्या बात क्लियर है? अब ये जो ट्रेट्स थे, इस बिहाफ पर उन्होंने देखा कि हर एक कैरेक्टर के उनको 2 ट्रेट मिले, जिसमें से एक जो कैरेक्टर जो एक ट्रेट था वो हर एक 7 ईयर्स में या 7 ईयर्स की ऑब्जर्वेशन में क्या था, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, क्लियरली ऑब्जर्वेबल था, तो उसको उन्होंने डोमिनेंट कहा। डोमिनेंट कैरेक्टर की डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आई कि डोमिनेंट मतलब होता है, एक उनको मिला डोमिनेंट ट्रेट और दूसरा उनको मिला रेसेसिव ट्रेट। उन्होंने कहा कि डोमिनेंट ट्रेट का मतलब होता है दोज कैरेक्टर्स या दोज ट्रेट्स विच आर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। मतलब कि किसी भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ या फिर बहुत सारी वेराइटीज के बीच में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल होगा, उसे हम डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे। और इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट with the help of capital letter। मतलब कि कैपिटल लेटर से ही हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक कैरेक्टर के 2 जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन है, और अगर उसमें से कोई एक डोमिनेंट है तो उसे हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जेड एक्सेट्रा। क्या बात क्लियर है? अगर कोई एक स्पीशीज किस तरीके की है, होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस में अगर डोमिनेंट है तो बोथ द जीन्स विल बी ऑफ कैपिटल टाइप, एंड अगर वो हेट्रोजाइगस है तो वन ऑफ द जीन विल बी कैपिटल टाइप। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से हमें एक और चीज समझ में आई जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। फिलहाल हम रिसेसिव ट्रेट्स को जानते हैं। तो रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं दोज कैरेक्टर्स, दोज ट्रेट्स which are not able to express themselves in front of any नहीं, या फिर हम कह सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर डोमिनेंट ट्रेट।
आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि अब डोमिनेंट और रेसेसिव मतलब क्या है। रेसेसिव मतलब है कि वो कैरेक्टर कह दें या हम कह सकते हैं कि वो ट्रेट जो किसी डोमिनेंट के सामने या फिर जो वेराइटीज ऑफ आपके कैरेक्टर्स रखे हुए हैं उसके सामने अगर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेसेसिव कैरेक्टर। और इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेसेसिव ट्रेट will be written with the help of a small letter of dominant character। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी बच्चा कि डोमिनेंट कैरेक्टर के ही स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैपिटल टी को यहाँ पर टॉल कैरेक्टर के लिए लिखा है या टॉल ट्रेट के लिए रखा है तो डॉर्फ के लिए हम स्मॉल टी को यूज करेंगे। अगर कैपिटल आर राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्मॉल आर रिंकल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कैपिटल डब्ल्यू व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल अभी व्हाइट क्या है, डोमिनेंट है। वैसे तो मेंडल के कैरेक्टर जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसमें व्हाइट रिसेसिव ट्रेट था, लेकिन अभी मैंने कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिया है तो मैं व्हाइट को क्या मान रही हूँ, डोमिनेंट मान रही हूँ। तो यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा होगा वायलेट को, क्योंकि अब वायलेट को मुझे ना चाहते हुए भी क्या मानना पड़ेगा, रिसेसिव मानना पड़ेगा। अगर मैं जेड को डोमिनेंट मान रही हूँ तो स्मॉल जेड को रेसेसिव ट्रेट के लिए मुझे स्मॉल जेड को यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज द टू वेराइटीज, या फिर मैं कह सकती हूँ किसी एक कैरेक्टर के दो ट्रेट मिले थे मेंडल को और इस तरीके से उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। तो मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने सेप्टा हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी। हालांकि सेप्टा हाइब्रिड उन्होंने परफॉर्म करके नहीं बताया, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ही हो गया, मोनो मतलब सिंगल, जब उन्होंने किसी सिंगल कैरेक्टर, हाइब्रिड अगेन हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर के बारे में जब उन्होंने क्रॉस किया, उसको लेकर के स्टडी की तो उसको उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा। और इसमें उन्होंने लिया था प्लांट की हाइट को। अब यहाँ से मैं इस एक्सपेरिमेंट से मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आपको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को समझाना चाहती हूँ। मतलब कि जब उन्होंने प्लांट हाइट को लिया तो उन्होंने देखा कि कई सारे जो प्लांट हैं वो उनको टॉल नजर आ रहे थे और कुछ जो थे उनमें से वो उनको डॉर्फ देखने को मिली। तो उन्होंने कहा कि जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैं जो पी प्लांट के, वो मुझे अधिकतम टॉल दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स कि टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। टॉल क्या हो जाएगा, आपका डोमिनेंट ट्रेट हो गया और डॉर्फ हो गया आपका रिसेसिव। तो जल्दी से बताइए रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। मोनो हाइब्रिड का मतलब हो गया उन्होंने एक कैरेक्टर की स्टडी की, दैट इज प्लांट हाइट, और एक कैरेक्टर के दो अलग ऑल्टरनेट पेयर कहलाते हैं ट्रेट्स, दैट वाज टॉल एंड डॉर्फ। यहाँ पर इन्होंने टॉल को रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जीन्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो मैंने टॉल के दोनों जीन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और इसका क्रॉस करवाया उन्होंने डॉर्फ से। तो उन्हें स्मॉल टी को रखा क्योंकि डॉर्फ अगेन एक ट्रेट है और जिसके दो अल्टरनेटिव जीन्स यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के दौरान जो मेंडल ने दूसरे लॉ के बारे में बात की थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसमें बताया कि ईच जीन इज इंडिपेंडेंट टू मूव, मतलब कि ये सेग्रीगेट करेंगे इंडिपेंडेंटली, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि ये सेग्रीगेशन के दौरान ब्लेंडिंग नहीं होगी, मतलब कि जीन्स सेग्रीगेट करेंगे कंप्लीटली विदाउट परफॉर्मिंग एनी ब्लेंडिंग। इनमें किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों जीन इंडिपेंडेंट हैं और सेग्रीगेट करेंगे कंप्लीटली। तो जब ये कंप्लीटली सेग्रीगेट करे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन तो आपको ये कंप्लीट जीन देखने को मिले। तो दोनों ही जीन हमें कैसे देखने को मिले,
सेम टाइप के देखने को मिले, बिकॉज अगर यहाँ पर दोनों सेम टाइप ऑफ जीन देखने को मिले तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं होमोजाइगस। तो होमो मतलब होता है सेम, सेम वेराइटी ऑफ जीन, जाइगोट बनने के लिए सेम वेराइटी ऑफ जीन हमें देखने को मिले तो उन्हें हमने बोला होमोजाइगस। दैट इज कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Z, स्मॉल z। These all are the example of the homozygous trait। क्या बात क्लियर है? होमोजाइगस का मतलब होता है जिनमें दोनों ही जीन कैसे होंगे, सेम टाइप के होंगे। क्लियर? अब आते हैं हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस को समझने के लिए अगेन यहाँ पर आ जाओ, जब हमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ, अब हमें क्या मिल सकते हैं, जीन मिल गए हैं, कैपिटल T, स्मॉल t। तो अगर मैं किसी एक को यहाँ से आगे लेकर के जाऊं फॉर द फर्टिलाइजेशन, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर फ्यूजन के लिए, फिलहाल ये किस तरीके से काम करेंगे, गैमेट्स की तरह काम करेंगे। तो इसमें से कैपिटल T को मैं कॉमन ले लेती हूँ और इसमें से स्मॉल t को, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन जो मुझे देखने को मिली F1 जनरेशन, उसमें मुझे क्या ये एक कैपिटल T और स्मॉल t देखने को मिला, मतलब कि यहाँ पर मुझे हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिले जिनके दोनों जीन एक तरह नहीं थे बल्कि डिफरेंट टाइप्स के थे। एक कैपिटल T था तो दूसरा स्मॉल t था, मतलब कि यहाँ पे जो दोनों जीन आए वो बोथ द पेरेंट्स के रिसेंबल हो रहे थे, दोनों पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहे थे इन F1 जनरेशन। क्या बात क्लियर है? तो इस तरीके के हम पेयर ऑफ जीन्स को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। यहाँ हेटेरो टर्म रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ जीन को। अगर पेयर ऑफ जीन्स में दोनों जीन डिफरेंट टाइप्स को, एक डोमिनेंट को और एक रिसेसिव टाइप को अगर बिलोंग कर रहा है, रिसेंबल कर रहा है, तो उस पेयर को बोलेंगे हेटेरोजाइगस। क्या बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Z स्मॉल z एंड सो ऑन। आपका कुछ भी हो सकता है, कैपिटल V स्मॉल v एक्सेट्रा, कुछ भी। तो जहां पर जो पेयर देखने को मिल रहा है वो अगर आपका सेम टाइप नहीं है बल्कि डिफरेंट टाइप है तो इसे हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हेटेरोजाइगस ही वो टाइप या फिर वो पेयर ऑफ जीन है जिससे हम डोमिनेंट कैरेक्टर को पता लगा सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ हमें F1 जनरेशन में कैपिटल T और स्मॉल t देखने को मिला, लेकिन ये तो था इसका जीनोटाइप, ये था इसका जीनोटाइप। और जब मेंडल ने इस F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स को देखा तो ये सारे के सारे इनको कैसे देखने को मिले, इनका फिनोटाइप इनको देखने को मिला ऑल टॉल, सारे के सारे कैसे देखने को मिले, टॉल देखने को मिले। लेकिन मैं इन्हें प्योर टॉल नहीं बोलूंगी, मैं इन्हें बोलूंगी इम्प्योर टॉल, क्योंकि भले ही ये दिखने में टॉल हैं ड्यू टू द डोमिनेंट नेचर की वजह से ये दिखने में कैसे होंगे, टॉल होंगे, लेकिन क्योंकि ये प्योर नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग तो डॉर्फ कैरेक्टर की भी आई है, 50% आई है, तो इसलिए हम इसे इम्प्योर टॉल बोलेंगे। क्या बात क्लियर है? अब क्योंकि ये तो मुझे सिर्फ एक जनरेशन देखने को मिली है तो आप बोलोगे कि मैम 4 यहाँ पे गैमेट्स बने थे, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स थे, तो सभी का क्रॉस अगर हम करवाएंगे तो बच्चों अगर हम सभी का क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा, तो हम इनको इनटू 4 कर देंगे, मतलब कि 4 टाइम्स हमको हेटेरोजाइगस टॉल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। अब इससे काम नहीं चला, कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, हमें तो ये क्या देखने को मिला कि दोनों कैरेक्टर मिल गए और एक नई जनरेशन बन गई। क्या ये डोमिनेंट कैरेक्टर अगर है भी तो ये अपने आप को प्रूव करे, तो प्रूव करने के लिए हम इसे क्या करा देते हैं, इसमें करा देंगे सेल्फिंग। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। सेल्फिंग कराने का मतलब होता है कि जो F1 जनरेशन का रिजल्ट आया है उसको हम सेम क्वालिटी के साथ ही या सेम कैरेक्टर के साथ ही, सेम जीन्स के साथ ही, पेयर ऑफ जीन्स के साथ ही क्रॉस करा देंगे, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फिंग। जैसा रिजल्ट F1 जनरेशन का आया, जो F1 ऑफस्प्रिंग्स आया, उनको हम F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करने के लिए छोड़ दें तो वो प्रोसेस कहलाएगी सेल्फिंग। क्या बात क्लियर है? जब ये दोनों का क्रॉस हुआ
तो अब हमारे पास अलग अलग जीन्स मिले, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी, और यहाँ से भी हमें क्या मिला, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब रिजल्ट कैसे लें, कॉमन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 50-50% चांसेस है, तो अब हम क्या करेंगे, जिगजैग क्रॉस कराएंगे। फॉर द F2 जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए हम कुछ जिगजैग क्रॉस कराएंगे, एक कैपिटल टी, तो फर्स्ट जनरेशन बनी कैपिटल टी। सेकंड क्रॉस कराया हमने कैपिटल टी का और स्मॉल टी के साथ, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी। थर्ड क्रॉस कराया हमने इस कैपिटल टी और स्मॉल टी का, दैट इज अगेन कैपिटल टी, स्मॉल टी। और फोर्थ क्रॉस कराया हमने इस स्मॉल टी और इस स्मॉल टी का, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो क्या आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिले। फर्स्ट वन इज कैपिटल टी फर्स्ट, सेकंड वन इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये वाला। थर्ड वन इज ये कैपिटल टी एंड ये स्मॉल टी, एंड फोर्थ वन इज दिस कैपिटल स्मॉल टी एंड दिस स्मॉल टी। तो ऐसे मिलकर के आपके क्या बन गए, F2 जनरेशन मिली। अब देखिए आपके रिजल्ट्स चेंज हुए। यहाँ पर अगर मैं F2 जनरेशन को देखूं तो यहाँ मुझे जो फिनोटाइप देखने को मिला, फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप की डेफिनेशन क्या है, these are the physical appearance these are the characters of the physical appearance of the individual। किसी एक इंडिविजुअल के अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके फिनोटाइप का। लेकिन अगर हम उसी इंडिविजुअल के जीन्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो जीनोटिपिक रेशियो होगा। तो फिलहाल फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें कितने तरीके के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो कैपिटल टी तो भाई टी क्या है, डोमिनेंट है, तो ये तो प्योर टॉल हो जाएगा। मतलब यहाँ तो हमें कोई सोचने की भी जरूरत नहीं है कि इसका रिजल्ट कैसा होगा, मतलब 100% टॉल होगा। और ये भी कैसा टॉल, प्योर टॉल। अब आती है बात यहाँ पर स्मॉल टी, तो यहाँ पर तो आप नजर बंद करके स्मॉल टी को क्या बोल सकते हैं, डॉर्फ बोल सकते हैं। दैट इज 100% अगेन क्या हो जाएगा आपका, डॉर्फ हो जाएगा। ये भी प्योर डॉर्फ होगा। तो अगर मैं यहाँ से रफ करके अगर मैं रिजल्ट्स को यहाँ पर लिखूं तो चलेगा। दैट इज नंबर 1 फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो हमें क्या देखने को मिला कि एक तो हमें प्योर टॉल देखने को मिला है, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों भी कैसे होंगे, टॉल होंगे ड्यू टू द हैविंग डोमिनेंट जीन। इनके पास एक डोमिनेंट जीन है, इसलिए कैसे दिखेंगे, दिखने में तो ये टॉल ही होंगे, भले ही जीनोटिपिक इनका कैसा है, इम्प्योर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, खुल के एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा। और इस कैपिटल टी होने की वजह से ही ये जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये कैसी दिखाई देगी, हमको टॉल दिखाई देगी। तो हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट कैरेक्टर का भी एक जीन होने की वजह से फिनोटिपिकली ये कैसे दिखाई देंगे, डोमिनेंट को रिसेंबल करेंगे। क्या बात क्लियर है, मतलब कि अगर दो जीन में से कोई एक जीन डोमिनेंट नेचर का है तो फिनोटिपिकली वो डोमिनेंट नेचर का ही दिखाई देगा। रिसेसिव नेचर का दिखने के लिए दोनों ही जीन्स को कैसा होना पड़ेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज होमोजाइगस होना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है। चले तो अब अगर हम फिनोटिपिक रेशियो देख रहे हैं तो दिखने में तो ये वाला प्योर है जरूर है, लेकिन दिख तो कैसा रहा है, टॉल। और ये इम्प्योर जरूर है लेकिन दिख कैसे रहे हैं, टॉल। तो ये टॉल दिखाई देंगे लेकिन कैसे हैं, इम्प्योर हैं। तो इम्प्योर होने की वजह से ये दो और एक ये तीन, तो तीन हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, हमें टॉल देखने को मिल रहे हैं। तो 3:1 हमको देखने को मिल रहा है डॉर्फ। तो फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो 3 बच्चे टॉल हैं और एक बच्चा डॉर्फ है। तो फिजिकल रेशियो आ गया 3:1। एंड अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीन के रिप्रेजेंटेशन की, तो जीनोटिपिक रेशियो इसका हो जाएगा 1:2:1। अब ये 1 है आपका प्योर टॉल, 2 है आपका इम्प्योर टॉल और 1 है आपका प्योर डॉर्फ।
क्या इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके से हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जाना, हमने हेरिडिटी को समझा कि हेरिडिटी एक्चुअल में होता क्या है। अब अगर हम बात हेरिडिटी की कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक चीज की बात करना भूल के, डेट इज वेरिएशन। अब भाई वेरिएशन के बिना तो हेरिडिटी इनकम्प्लीट है। तो वेरिएशन होते क्या है? अब वेरिएशन का मतलब होता है जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जीन ट्रेवल करते हैं तो वो एज इट इज जा करके रिसेंबल नहीं करते, उनमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, तो वही हमारा वेरिएशन कहलाता है। तो वेरिएशन को हम कह सकते हैं इट इज अ डिग्री ऑफ चेंजेस इन कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर में जो भी डिग्री ऑफ चेंज देखने को मिलेगा, मतलब जितना भी चेंज देखने को मिलेगा वो हम कहलाएगा वेरिएशन। और वेरिएशन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस which is only occur due to sexual reproduction। जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराएंगे या फिर क्रॉसिंग ओवर कराएंगे बिटवीन टू वैरायटी या कैरेक्टर, तो उनमें आने वाले चेंजेस कहलाएंगे वेरिएशन। अब मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि वेरिएशन किन्हीं दो पेडिग्री के बीच में आने वाले डिफरेंस को क्या कहा जाता है? वेरिएशन कहा जाता है। तो ठीक है बच्चों, होपफुली आपको ये चीज समझ आया होगा। आज हमने हेरिडिटी का क्या किया, एक क्विक इंट्रोडक्शन लिया है। इंट्रोडक्शन के तहत हमने जाना कि मेंडल ने किन किन चीजों पर बात की थी। मेंडल ने सबसे पहले बात की थी जीन्स के ऊपर, इसीलिए मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक मेकअप के बारे में बात की थी, इसलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन कहलाए? मेंडल। मेंडल का पूरा नाम था ग्रिगर जॉन मेंडल। ग्रिगर जॉन मेंडल जो कि एक पादरी थे और उसके बाद गार्डनिंग का काम किया करते थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडीज़ ली हुई थी यूनिवर्सिटी, उन्हें मैथमेटिक्स की भी नॉलेज थी और उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज़ किया था। और यही बच्चों उल्टा पड़ गया, उन्होंने मैथमेटिक्स को यूज कर लिया। तो जहां लोग उस टाइम पर बायोलॉजी से अवेयर हो रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स टूल्स का यूज किया और उन्होंने यहाँ पे पन्नेट स्क्वायर का यूज कर लिया था, जिसको उस टाइम इंसान समझ नहीं पाए और उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए और उनको कोई क्रेडिट नहीं मिल पाया, क्योंकि उस टाइम जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे वो भी बहुत वीक थे। तो केवल एक न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था जिसमें आर्टिकल्स के फॉर्म में अपने एक्सपेरिमेंट को लिख करके भेजा जाता था फॉर द नोबेल प्राइजेस एंड फॉर द सेमिनार्स। तो वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा वीक थी। तो जहाँ तक मेंडल का वो न्यूज़पेपर पहुँच पाया, लोगों ने थोड़ा बहुत जाना भी, लेकिन कंप्लीट जो क्रेडिट था वो मेंडल को नहीं मिल पाया। लेकिन जब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कि जब वो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो वो सब नोट डाउन कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम बाद आफ्टर द 30 ईयर्स ऑफ देयर डेथ, मतलब कि मेंडल के मरने के 30 साल बाद तक, अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स के मरने के बाद उनके वर्क को वापस से रिकंसीडर किया गया विद द हेल्प ऑफ 3 साइंटिस्ट, दैट इज डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस एंड ट्रेसरमार्क, वॉन ट्रेसरमार्क। इन तीनों ने रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को इन 1900 और 1902 में जाकर के एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया गया था with the help of 2 different scientists, सर्टेन एंड बोवेरी। लेकिन मेंडल ने बहुत ही सराहनीय काम किया था, क्योंकि बहुत बड़ी चीज को उन्होंने कहीं ना कहीं अपने फैक्टर्स के फॉर्म में समझाने की बात की थी। उन्होंने ना सिर्फ आउटर एक्सप्रेशन की बात की बल्कि इनर बॉडी एक्सप्रेशन की भी बात की। उन्होंने जीन्स के ऊपर बात की, हालांकि जीन तक उनकी अप्रोच नहीं पहुंच पाई, तो उन्होंने फैक्टर टर्म को यूज किया। लेकिन जो भी लॉजिक था वो एकदम सटीक था, एकदम एक्यूरेट था, इसीलिए उन तीनों साइंटिस्ट ने मिल करके
मेंडल को क्रेडिट दिलवाया फादर ऑफ जेनेटिक्स का, जो कि अपने में ही बहुत बड़ा क्रेडिट था। तो इस तरीके से मेंडल बने फादर ऑफ जेनेटिक्स। और फिर हमने समझा हेरिडिटी को, जो भी कैरेक्टर पास आउट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसे हम हेरिडिटी बोल देते हैं, या फिर हम कहते हैं इनहेरिटेंस। जिस प्रोसेस से किसी कैरेक्टर को ट्रांसमिट किया जाता है वो इनहेरिटेंस कहलाता है, और जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसे हेरिडिट कैरेक्टर कहते हैं या फिर हेरिडिटरी बोलते हैं। इनसे इस हेरिडिटी की होने की वजह से हमें एक कैरेक्टर की या फिर एक ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल जाती हैं, जिन्हें हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एंड हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कैरेक्टर का अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो अभी मैंने टॉल कैरेक्टर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया था और कहा था कि जीन कितने होते हैं, 2 होते हैं एक कैरेक्टर के। लेकिन अगर मैं बहुत अलग अलग कैरेक्टर लिखना चाह रही हूँ तो मैं क्या बोलूँ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल W, कैपिटल Z, these all are the hybridization, मतलब कि different kind of characters। अब मेंडल ने काम किया था गार्डन पीपर, तो उनके पास भी कोई एक कैरेक्टर नहीं था, उन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उन्होंने सेप्टा हाइब्रिड कितने 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, इसलिए उन्होंने सेप्टा हाइब्रिड कैरेक्टर्स को लिया था। और हर बार उन्होंने एक कैरेक्टर की स्टडी की जिसको हमने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो बोले तो सिंगल कैरेक्टर और हाइब्रिड मतलब कि कैरेक्टर होता ही है। तो हाइब्रिड इज अ कैरेक्टर। जब हम 2 कैरेक्टर की स्टडी करते हैं तो डाई हाइब्रिड कहलाता है, 3 कैरेक्टर ट्राई हाइब्रिड एंड सो ऑन। तो ये था बच्चों आज के लिए आपका क्विक रिकैप फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लासेस को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।